कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जन कहता है कि खैर आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। ये सुन के गाउजिन कहता है वो फिर से कौन सी चाल चल रहा है। तभी जन के गाउजिन के करीब आते हुए कहता है मेरे पास किराए के लिए एक कमरा उपलब्ध है, क्या आप कुछ समय के लिए मेरे साथ रहेंगे? आप चाहें तो मैं दिखाने के लिए घर ले चलता हूँ। ये सुन के गाउजिन अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहता है क्या तुम मुझ पे चैरिटी कर रहे हो? अगर हाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पार्क में भी सोना पड़े तो मैं सो जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर कभी नहीं होऊंगा। ये सुन के जनके कहता है सचमुच ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। मुझे अपना कमरा तुरंत ही किराए पर देना था क्योंकि फ़िलहाल मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से मैं उसे आधे दाम पे दे रहा था, जो कि अच्छे सिनेरियो और अच्छे कमरे के साथ है। ये सुन के गाउजिन अपनी उंगलियों पे गिनते हुए कहता है आधा किराया। इसका मतलब है कि हर महीने और हर साल बहुत ही ज़्यादा बचत होगी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोज़ाना इंस्टेंट नूडल्स खा पाऊँगा। ये सोचते और बुदबुदाते हुए वो अपनी उंगलियों पे गिनते हुए चेयर की ओर जाता है और चेयर को पुल करके वहाँ पे आराम से एकदम ठाकुर की तरह बैठते हुए कहता है तो किराया कितना है? मैं इसे किराए पर लूँगा। गाउजिन का ऐसा बिहेवियर देखकर जनके कहता है कि अनफॉर्चुनेटली आप इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सुन के गाउजिन भड़कते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी अपना मन क्यों बदल रहे हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुन के जनके कहता है क्योंकि घर के हालात बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए इसे बहुत से लोग किराए पर लेना चाहेंगे। मुझे शायद इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं? तो प्रोफेसर गाव पूछते हैं तो मैं कैसे क्वालिफाइड कर सकता हूँ और किराए पर रह सकता हूँ? ये सुन के जनके अपनी पूरी लिस्ट गिनाते हुए कहता है आपको बस घर के काम और खाने का ध्यान रखना है और मुझे क्लास के लिए समय पर जगाना है। साथ ही मुझे हफ्ते में 3 बार देर से आने या जल्दी जाने की इजाज़त देनी होगी। सबसे ज़रूरी बात, आप बिल्कुल भी पब्लिकली बदला नहीं ले सकते हैं या सेमेस्टर के आखिर में मुझे क्लास में फेल नहीं कर सकते। बस इतना ही। ये सब सही है ना? ये सब सुनने के बाद गाउजिन परेशान और गुस्सा करते हुए कहता है तुम आगे बढ़ रहे हो। एक व्यक्ति को मारा जा सकता है लेकिन उसकी बेइज्जती नहीं की जा सकती। तो जनके कहता है इसे भूल जाओ, आखिरकार यह आपके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे उसूलों वाले इंसान के लिए शर्मिंदा होना। मैं तो दरिया दिली दिखाते हुए पहले महीने का किराया माफ़ करने की सोच रहा था। ये कितनी दुख की बात है। ये सुनने के बाद गाउजिन तो चौंक जाता है और पसीने से तरबतर होने के बाद कहता है खैर ध्यान से सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये शर्तें मान सकता हूँ। ठीक है। तभी जनके कहता है ठीक है, भूल जाइए, मैं आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाना चाहता प्रोफेसर। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है तो प्रोफेसर गाऊ जनके का स्लीव पकड़ के कहते हैं डोंट गो, प्लीज़ मत जाओ। और एकदम प्यारी भोली सी शक्ल बना के कहते हैं प्लीज़ मुझे इसे क्वालिफाइड करने दो। ये कहने के बाद गाउजिन जनके को देख रहे होते हैं और जनके गाउजिन के इससे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी जनके कहता है गाउजिन जब आप विनम्र होते हैं तो आप सबसे अच्छे लगते हैं, मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। तो गाउजिन कहता है तो तुम क्या कोई और दूसरा कोर्स नहीं चुन सकते हो? ये सुन के जनके कहता है वेल मुझे इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो प्रोफेसर गाव कहते हैं ठीक है, तो आपको एक वादा करना होगा। तो जनके पूछता है क्या? तो प्रोफेसर गाव कहते हैं वादा करो कि जब मैं किराए पर रहने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे। ये सुन के जनके हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। ये सुन के तो प्रोफेसर गाव के शरीर में सीवर दौड़ जाता है जब तक आप अच्छा व्यवहार करते हैं। ये कहते हुए जनके प्रोफेसर गाव के सिर पे अपना हाथ रखता है और प्रोफेसर गाव चुपचाप अपने मन में कहते हैं ऐसा क्यों है कि भले ही वो कभी कभी इतना ज़्यादा घटिया होता है फिर भी वो मुझे गर्माहट का एहसास क्यों कराता है।
इसी के साथ सीन शिफ्ट होके विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सेन घर के अंदर आते हुए कहते हैं कि सेन हाउ, मैं घर वापस आ गया हूँ। मगर वो अंदर घुसते ही उनको खुद ब खुद सरप्राइज मिलता है, क्योंकि घर के अंदर एक क्रिसमस ट्री होता है, जिसे देखकर मिस्टर सेन खुद ब खुद चौंक जाते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जब वो क्रिसमस ट्री के पास जाने लगते हैं, तभी उनके पैरों के पास क्यों क्यों आके भौंकने लगता है। तो मिस्टर सेन क्यों क्यों को अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, आखिरकार ये सब क्या है, क्या ये सब ज़ेनहाउ ने किया है। क्रिसमस ट्री और बाकी सारी ओर देखते हुए वो ज़ेनहाउ का नाम लेने लगते हैं। तभी किचन की ओर से थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो क्योंकि उस ओर भूखने लगता है और मिस्टर सेन को सोते हुए कहते हैं, तो क्या वो उधर है। फिर हम लोग किचन के अंदर का सीन देखते हैं, जो ज़ेनहाउ पकाते हुए उसे चख भी रहा होता है कि इसका स्वाद सही है या फिर नहीं। तभी पीछे से मिस्टर सेन आते हैं और ज़ेनहाउ को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम किचन में क्यों छिपे हो, और सूप की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो ज़ेनहाउ बताता है, खट्टे बांस के अंकुर से बनी मछली का सूप, मुझे इस रेसिपी की अभी अभी पता चली है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए वो ज़ेनहाउ के कपड़े के अंदर अपना हाथ सरकाने लगते हैं, जिससे ज़ेनहाउ हंसने लगता है और कहता है, अंकल बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, ये सज़ा है तुम्हारी, तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपना इस तरीके से सड़ा हुआ मुंह बनाओ। तो ज़ेनहाउ मिस्टर सेन का हाथ खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या तुम इस अजीब तरीके से मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हो। तो मिस्टर सेन कहते हैं, कहाँ ये अजीब है। और ज़ेनहाउ मिस्टर सेन की आंखों में दिख रहा होता है, मिस्टर सेन ज़ेनहाउ की दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते। तो ज़ेनहाउ मिस्टर सेन से दूर होते हुए कहता है, खाना बनाते समय मुझे परेशान मत करो। इससे मिस्टर सेन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़ेनहाउ का एप्रन पकड़ के खींचकर और ज़ेनहाउ के करीब जाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे हो। तो ज़ेनहाउ कहता है, जब इतनी सारी जगह है तो तुम मेरे साथ क्यों चिपक रहे हो। ये सुन के मिस्टर सेन ब्लश करते हुए कहते हैं, क्या तुमको ये इतना साफ साफ याद है। तो ज़ेनहाउ कहता है, इसे ना भूलना मुश्किल है। तो मिस्टर सेन अपनी आंखें दूसरी ओर करते हुए कहते हैं, क्या उस दिन मेरी उन बातों से तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो ज़ेनहाउ कहता है, तुम्हें क्या लगता है। तो मिस्टर सेन कहते हैं, दुखी होना बंद करो, ठीक है। ये कहते हुए मिस्टर सेन ज़ेनहाउ के सर पे पैट करते हैं और ज़ेनहाउ से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगा। ज़ेन के उसने मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में सब कुछ बताया। उस दिन मुझे तुमसे कुछ बिना ठीक से पूछे जांचे बिना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता था, तुम्हारी बात ठीक से नहीं सुनता था और मुझे पता भी नहीं चला कि तुम अपने मम्मी पापा को लेकर परेशान हो। आई एम सॉरी। ये सुन के ज़ेनहाउ कहता है, अंकल प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, और उन्हें गले लगाते हुए कहता है, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हाल ही में मेरे बारे में थोड़ा और सोचो और मेरी और भी ज़्यादा परवाह करो। मैं चाहता हूँ कि अंकल मुझे और ज़्यादा प्यार दे, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं आपको करता हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था, आई एम सॉरी, मैं बदल गया हूँ, मुझे और भी चाहिए। ये कहते हुए ज़ेनहाउ रो रहा होता है। तो मिस्टर सेन उसके चेहरे को पकड़ के कहता है, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए वो मैं हूँ, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, आई एम सॉरी। ये कहते हुए मिस्टर सेन ज़ेनहाउ के आंसुओं को पोंछते हैं। तो ज़ेनहाउ मिस्टर सेन का हाथ पकड़कर उनके हाथों पे किस करता है और उनके हाथों के स्लीव के बटन को तोड़कर उन्हें किस करने लगता है। इन दोनों की किस के साथ गैस पर रखा सूप भी पूरी तरीके से पक चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर। सभी नर्स और सर्जन आईसीयू से बाहर निकलने के बाद अपने कपड़े को चेंज करते हुए कहते हैं कि आज की सर्जरी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गई और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आई। ये कहते हुए वो फू को थैंक यू कह रहे होते हैं। तो फू कहती है, इसमें आप सभी की भी मेहनत थी।
और अब जल्दी से आराम कर लीजिए, घर जाइए और फेस्टिवल का आनंद लीजिए। ये कहकर वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। जो वो सड़क के किनारे होती है तो वो अपना फ़ोन के अंदर देखते हुए कहते हैं, है मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, चलो टैक्सी से घर चलते हैं। ये कह के वो नंबर डायल करने लगती है, तभी उसके पास कोई पर्सन आता है और उसके बगल में ही खड़ा हो जाता है। और वो तभी टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन लगाते हुए कहती है, हेलो ड्राइवर, मैं चौराहे पर हूँ। तो बगल पे खड़ा हुआ पर्सन कहता है कि कौन सा चौराहा। तो वो फ़ोन पर कहती है कि आप कहाँ पर हैं। तभी बगल वाला आदमी कहता है कि खैर मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ। क्या आपने नेवी ब्लू कोट पहना है, लंबी घनी बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें और स्मार्ट ब्यूटीफुल दिख रही हो। ये सुनने के बाद वो कहती है, हाँ वो मैं हूँ, लेकिन अब मुझे कार नहीं चाहिए, क्या मैं राइड को कैंसिल कर सकती हूँ। तो फ्रेड अभी भी नकली फ़ोन का हैंड बना के कहता है कि ऑर्डर कैंसिल करने पर 3 गुना जुर्माना लगेगा। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो फ़ोन काटने के बाद एक छोटी सी स्माइल देती है और फ्रेड को एक जोर से बाजू पे मारते हुए मुक्का कहती है, फ्रेड तुम कहाँ थे? क्या आप नॉर्वे में अपने घर वापस नहीं गए थे? तो फ्रेड बेचारा अपना बाजू पकड़ के कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे द्वारा दी गई सारी चिली सॉस ख़त्म कर दी थी। चिली सॉस के बिना मैं घर खाना नहीं खा सकता था, इस वजह से। तो ये सुन के वो अपना मुंह बाते हुए कहती है, सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या मैंने तुम्हें एक पूरा बैग भर कर नहीं दिया था? तुमने इतनी जल्दी कैसे उतनी सारी चिली सॉस को ख़त्म कर दिया? तो फ्रेड कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतना सारा दिया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ ख़त्म हो गया? बेशक इसलिए क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। ये सुन के वो फ्रेड की ओर देख रही होती है। तभी फ्रेड अपने हाथ से दिल बनाते हुए कहता है, मैं चीन को पसंद करता हूँ, मुझे चीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये सुन के वो हंसते हुए कहती है, फ्रेड तुम साफ तौर पर नॉर्वेजियन हो। क्या वो आखिरी वाक्य नॉर्वेजियन था? मुझे लगता है कि मैंने आपको पहली बार नॉर्वेजियन बोलते सुना है। फू की ऐसी हंसी को देखते हुए फ्रेड ब्लश करते हुए कहता है, सच मुझे क्या मैंने यह पहले नहीं कहा है? फिर वो नॉर्वे भाषा में ही कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फू समझ नहीं पाती है, तो वो कहती है, इसका अर्थ क्या है? इसका अनुवाद कीजिए। तो फ्रेड कहता है, तुम ही मेरे दोस्त हो। ये सुन के फू कहती है, सच में? तो फ्रेड कहता है, हाँ। फिर वो अपने जेब में से इयररिंग निकालते हुए कहता है, मैं वास्तव में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। तो वो पूछती है, ये क्या है? तो फ्रेड कहता है, एक अच्छी चीज़ है, चलो अब अपनी आंखें बंद करो। तो वो अपनी आंखें बंद करके कहती है, गेम खेलना बंद भी करो। तो फ्रेड फू के कानों में उस इयररिंग को पहनाते हुए कहता है कि झांकना मत, अपनी आंखें मत खोलना। तो फू कहती है, ठीक है अब जल्दी करो। तो फ्रेड उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हुए उसके एक कान में पहनाता है, फिर दूसरे कान में। और तो वो कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो। तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने कानों पर कुछ पहना हुआ महसूस करती है। तो वो उसे छूने लगती है। फ्रेड फू को इतनी खूबसूरत देख के कहता है, सचमुच तुम इस झुमके में बहुत ही ज़्यादा प्यारी और अच्छी लग रही हो। मैंने इसे नॉर्वे में शॉपिंग करते समय देखा था। जैसे ही मैंने इसे देखा वैसे ही मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। मुझे नहीं पता कि आपको इसका दूसरा वाला पेयर मिला था या नहीं, लेकिन मुझे जैसे ही ये दिखा मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया, इसलिए मैं आपके लिए इसे लाना चाहता था। भले ही आपके पास पहले से ही बिल्कुल वैसा ही एक जोड़ा हो। ये कहते हुए फ्रेड काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और साथ ही ब्लश कर रहा होता है। तभी वो फ्रेड का नाम लेते हुए उसके ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से फ्रेड नीचे गिरते हुए कहता है, अरे अब हम गिर जाएंगे। तो वो खुशी से हंसते रोते हुए कहती है कि अगर तुम गिर भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर रहूंगी। तो फ्रेड कहता है कि क्या हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? तो वो कहती है कि बकवास करना बंद करो, जल्दी से मेरे साथ घर चलो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे जन के सूखा लकड़ी बन के अपना लटकाते हुए कहता है कि क्या खाना बन गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो गाओजिन कहता है कि चिंता मत करो, यह जल्दी ही तैयार हो जाएगा।
तो ज़ेनके कहता है कि आप इंस्टेंट नूडल्स क्या थोड़ा जल्दी नहीं बना सकते हैं। ये सुन के गाओजिन तो जल्दी जल्दी और भी तेजी से बनाने लगता है इंस्टेंट नूडल्स। ये देखकर कि ज़ेनान गाओजिन से दूर होकर डरते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं है था कि प्रोफेसर गाओ आप खाना बनाने में इतने ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से वो बना रहा है उछाल उछाल के। बनाते हुए ही गाओजिन कहता है कि मैं कभी कभार ही इंस्टेंट नूडल्स को अलग अलग तरीके के रेसिपी से बनाता हूँ। ये जैसे ही कहता है वैसे ही स्नैप की आवाज आती है और लाइट गोल हो जाता है। तो गाओजिन कहता है क्या मेरे खाना बनाने की आवाज से बल्ब फट गए। तो ज़ेनके कहता है कि ऐसा लगता है कि बिजली गुल हो गई है। और इधर के ज़ेनान काफी ज्यादा डर रहा है। सीन शिफ्ट होता है विला के अंदर, हॉलवे के अंदर सोफे के ऊपर मिस्टर सेन और ज़ेना होते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि इन दिनों उन दोनों ने एक दूसरे को कितना ज़्यादा याद किया। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। डिंग डोंग कोई आ चुका है, चलो दरवाजा खोलो। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं कि हे दरवाजे पर दस्तक हो रही है, लगता है कोई आया है। तो ज़ेनहाउ कहता है कौन, मैंने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। तो मिस्टर सन भी कहते हैं हाँ मैंने भी नहीं सुनी। उसके बाद दोनों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर से दरवाजे पर बेल रिंग होने लगती है। डिंग डोंग कोई आया है, चलो अब दरवाजा खोलो। ये सुनने के बाद मिस्टर सन कहते हैं कि ठीक है जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। तो ज़ेनहाउ मिस्टर सन के ऊपर पसकते हुए कहता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। मगर दरवाजे पर तो बहुत ही ज्यादा डिंग डोंग की आवाज आने लगती है। तो ज़ेनहाउ को ना चाहते हुए भी वो मनमनाते हुए जाने लगता है कि आखिरकार दरवाजे पर है कौन। क्रिसमस के दिन किसकी भैंस गायब हो गई है। वो ये कहते मनमनाते हुए वो दरवाजा खोलता है। तो फ्रेड, फू, गाओजिन, ज़ेनके, के ज़ेनान सभी लोग मैरी क्रिसमस कहते हैं। और उन लोगों को वहाँ पर देखकर ज़ेनहाउ मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो गाओजिन कहता है कि वेल चलो अब देखते हैं कि वो यहाँ पे पहुँचा कैसे। जब ज़ेनके के घर की बिजली गुल हो जाती है तो गाओजिन फोन पे कुछ देखते हुए कहता है कि बिजली और गैस अचानक क्यों बंद हो गई, लगता है तुम्हारे पड़ोसी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और ज़ेनके तो मरघटी हालत में टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर के ज़ेनान कहता है कि ज़ेनके डिनर के बारे में अब क्या करे, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है भाई, कुछ तो कहो। मगर ज़ेनके की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है भूख के कारण। तो के ज़ेनान कहता है ज़ेनके लगता है तुम्हारी भूख की सीमा ख़त्म हो चुकी है, क्या हमें खाना बाहर से मंगवा लेना चाहिए। तभी गाओजिन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को दावत पर ले चलूँगा। ये सुन के ज़ेनके और के ज़ेनान के मुंह में पानी आ जाता है। वो तो चमकीली भरी आंखों से गाओजिन की ओर देख रहे होते हैं। तो गाओजिन फोन में दिखाते हुए एक खाने की तस्वीर को कहता है कि ये मेरे एक परिचित का घर है। और उन दोनों की आंखें तो चमक रही होती हैं। वो दोनों ही एक साथ कहते हैं अब हम लगता है दावत पे जाने वाले हैं, अब तो पार्टी होगी। और वो लोग जिस सूप का फोटो देख रहे हैं वो सूप बनाया है ज़ेनहाउ ने। तो गाओजिन कहता है कि अब हम इस बारे में चलो बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए, मुफ्त का खाना देखकर उस पर टूट नहीं पड़ना चाहिए। तो के ज़ेनान कहता है प्रोफेसर गाओ क्या ये आपके कुछ जान पहचान वाले हैं। और इधर ज़ेनके अपने मन में कहता है वो उस टोप कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ भाई जाना पहचाना लगेगा ही, तुम्हारे भाई के ससुराल का ही स्टोप है। तो गाओजिन थोड़ा ऑकवर्ड माहौल को नॉर्मल करते हुए कहता है कि लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट में कहिए तो हम लोग दरवाजे पर एक दूसरे से टकरा गए। तभी फू गाओजिन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि गाओजिन ने कहा कि वो रात का खाना यहाँ पर खाना चाहता है। तो ये सुन के गाओजिन कहता है कि दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मगर इधर तो ज़ेनहाउ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं कि भाई इतने सारे लोगों को देखकर अंकल तो पक्का ही गुस्सा होंगे। और पीछे से मिस्टर सेन गुस्सा करते हुए कहते हैं फू तुम इतने सारे लोगों को घर क्यों लाई हो, क्या तुम सजा पाना चाहती हो। फिर से शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर स्वादिष्ट और लजीज फूड सजे हुए हैं और वो उनका तस्वीर खींचने लगती है। तो के ज़ेनान कहता है कि फू क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। तो
फ्रेड आके कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, जाओ और जाकर अपने दोस्त की बगल में बैठो। तो केज़ेनान कहता है लेकिन मगर बेचारा जाके अपने दोस्त के बगल में बैठता है तो उसके ऊपर काले घने बादलों की बारिश होने लगती है। ये देख रहा होता है ज़ेनके, और गाओजिन तो ज़ेनहाओ से पूछता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो ज़ेनहाओ उसके पास झुकता है तो गाओजिन कहता है तुम्हारी बहन कहाँ पर है, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है ओह आपका मतलब है मेरी बहन से है। ये कहते हुए वो ज़ेनके की ओर देख रहा होता है जिससे ज़ेनके थोड़ा सा शिवर कर जाता है। फिर वो अपने भाई की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ज़ेनहाओ तुम्हारा खाना सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, आपकी बहन तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगी। ठीक है प्रोफेसर गाओ, खाने का समय हो गया है, अब जल्दी से सवाल जवाब करना बंद कीजिए और ये लीजिए जल्दी से स्वादिष्ट खाना खाइए। उन दोनों को ऐसे देखकर मिस्टर सन कहते हैं क्या ज़ेनके ठीक है। तो ज़ेन खुद ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कौन जानता है। उसके बाद सभी लोग कोल्ड ड्रिंक लेकर क्रिसमस के लिए हैप्पी क्रिसमस कहकर चीयर्स करते हैं और साथ ही सब लोग अपना इंजॉयमेंट करने लगते हैं, स्वादिष्ट खाने को खाने लगते हैं। यहाँ तक कि केक्यू को भी बहुत सारे फूड मिले होते खाने के लिए। तभी केज़ेनान कहता है कि मैंने सुन लिया। ये सुन के ज़ेनके कहता है तुमने क्या सुन लिया। तो केज़ेनान कहता है कि सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कहाँ से आ गई, तुमने अपनी सिस्टर का परिचय मुझसे क्यों नहीं करवाया। ये सुन के ज़ेनके कहता है कि रहने भी दो। तो केज़ेनान अपना गिलास टेबल पे पटकते हुए कहता है क्यों, क्या अब हम दोस्त नहीं हैं, मैंने तो हर। तो ज़ेनके कहता है जब तुम अब इस बारे में जिक्र कर रहे हो तो तुम खाना खाते समय अपना हाथ पीछे क्यों छिपा रहे हो। और ये सुन के केज़ेनान कहता है मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। तो ज़ेनके चिढ़ाते हुए कहता है आप कौन सी चीज़ छिपा रहे हो मुझसे, चलो बताओ भी। तो केज़ेनान ब्लश करते हुए अपना गिफ्ट उसकी ओर करते हुए कहता है मैं जल्दी तुम्हें देने वाला था। तो ये देखकर ज़ेनके कहता है गिफ्ट, ये कहाँ से आया, ये गिफ्ट कम प्रेम पत्र ज़्यादा लग रहा है। ये सुन के केज़ेनान कहता है क्या प्रेम पत्र, मुझे परेशान मत करो। फिर ज़ेनके उस कार्ड को खोलता है तो उसके अंदर केज़ेनान और ज़ेनके की तस्वीर होती है और केज़ेनान शर्माते हुए कहता है मैं इसे बाद में तुमको देने के बारे में सोच रहा था, इसके बारे में आई एम सॉरी। मगर इधर ज़ेनके हंसते हुए कहता है कि तुमको ग्रीटिंग कार्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुन के केज़ेनान कहता है क्या तुम ग्रीटिंग कार्ड को कमतर आंकते हो, हाथ से बने कार्ड भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ये सुन के और ग्रीटिंग कार्ड के पन्नों को पलटते हुए ज़ेनके कहता है देखने में भले ही वे साधारण लगे लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू। वो ये जैसे ही कहता है फिर उसकी नज़र अपने बचपन की तस्वीर पर जाती है तो वो इरिटेट होते हुए केज़ेनान से कहता है क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, तुमने इसे दोबारा क्यों चिपकाया इसमें। तो केज़ेनान हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मगर ज़ेनके इरिटेट और परेशान होते हुए कहता है तुम पागल हो। तभी गाओजिन की नज़र उस तस्वीर पर जाती है तो वो कहता है कि ये क्या है। फिर वो उस तस्वीर को गौर से देखते हुए कहता है क्या ये छोटा शैतान सा बच्चा दिखने वाला तुम हो सकते हो। ये कहते हुए गाओजिन अपना चश्मा ठीक करते हुए उस तस्वीर को गौर से देखने लगते हैं। तो ज़ेनके कहता है आपको इसकी परवाह क्यों है, आप इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों लग रहे हैं। तो गाओजिन कहता है कि इसमें कुछ है, क्या ये तुम्हारे माता पिता हैं। ये सुन के ज़ेनके उस तस्वीर की ओर देखते हुए कहता है कि क्या। जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता है तो वो कहता है कि क्या आप मजाक कर रहे हो। तो प्रोफेसर गाओ उससे उसकी तस्वीर लेते हुए कहते हैं और तुम पुरातत्विक के छात्र होने का दावा करते हो, क्या आप ध्यान से इसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। देखो इस तस्वीर की आंखों की पुतलियों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद
जन के उस तस्वीर को लेकर देखने लगता है तो किस जिनान उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, वाह, प्रोफेसर की नज़र कितनी ज़्यादा कमाल की है। तो प्रोफेसर गाओ भी खुद पर थोड़ा फक्र करते हुए कहते हैं, जी हाँ, प्रोफेसर की उपाधि के बिल्कुल योग्य। और इधर जन के उस तस्वीर को छूते हुए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करता है। वो थैंक यू कहता है। तो गाओजिन कहता है कि तुमने क्या कहा? तो जन के कहता है, मैंने कहा आप सिर्फ परेशान करने वाली चीज़ों में ही अच्छे नहीं हो। ये सुन के प्रोफेसर गाओ कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम सिर्फ परेशान करने वाली बातें कहने में ही अच्छे हो। इसी तरीके से सभी लोग खाते पीते मस्ती मजाक करने लगते हैं, मगर एक किनारे जहाँ पे जन हाउ बैठ के खा रहा होता है मगर उसका मन नहीं लगता, तो वो खाना खाते वक्त ही रुककर चॉपस्टिक नीचे रखकर वहाँ से अपनी कुर्सी सरका के जाते हुए कहता है कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और उसे जाते हुए मिस्टर सेन देख लेते हैं। फिर घर के बाहर सिटी का सीन दिखाया जाता है। बालकनी में जनहाउ खड़ा होकर बाहर के शहर के नज़ारे को देख रहा होता है। तभी मिस्टर सेन आते हैं और उसके एक कंधे पर टैप करते हैं तो जनहाउ उधर देखता है तो मिस्टर सेन दूसरी ओर आके कहते हैं कि तुम कहाँ पर देख रहे हो? तो जनहाउ मिस्टर सन को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर कर आसमान की ओर अपना चेहरा करके कहता है कि मैं ताज़ी हवा लेने आया था और ये इतना बड़ा जादूगर का महल है। तो भी मिस्टर सेन कहते हैं, तुम अपने माता पिता के बारे में सोच रहे थे, है ना? ये सुन के जनहाउ थोड़ा स्टंट हो जाता है। फिर वो मिस्टर सेन के ऊपर अपने शरीर का सारा वेट डाल के कहता है, हाँ। तो मिस्टर सेन कहते हैं, कैसा रहेगा कि मैं उन सभी लोगों को बाहर निकाल दूँ जो कि हम लोग के घर के अंदर बिन बुलाए मेहमान बन के चले आए हैं। तो जैनब कहता है, ज़रूर, चलो अभी शुरू करते हैं। इन सब को पैक करके बाहर फेंक दो और उनसे कहो कि तुम इस जादूगर के महल के मालिक हो। खास करके उस मुफ्तखोर गाउजिन को और दूर फेंक देना। ये सुन के मिस्टर सेन जैनब की ओर देखते हैं और जैनब मिस्टर सेन की ओर, फिर दोनों ही ठटा ठटा के हंसने लगते हैं। और मिस्टर सन कहते हैं कि मैं तो पहले फू की शादी गाओजिन से करवाने के बारे में सोच रहा था। तो जैनब भी हंसते हुए कहता है, उस समय मैं तो आपसे भी जेलस महसूस करता था और अब सोच कर ही हंसी आती है। और अंदर तो देखो सब लोग पार्टी कर रहे हैं और इधर मिस्टर सेन और जैनहाउ बालकनी के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मिस्टर सेन जैनहाउ से कहते हैं, वो क्रिसमस ट्री ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जैनहाउ भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कि आपको ये पसंद आएगा। तो मिस्टर सेन कहते हैं, मुझे ये वाकई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे काम करना जो तुमको पसंद नहीं है सिर्फ मेरे लिए, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए जिसे आप पसंद नहीं करते। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा और आराम से जीवन जी सकें। असल में मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए ये सब करने के लिए इतनी मेहनत करो और ऐसी छुट्टी मनाओ जिसे आप पसंद ना करते हो। ये सुन के जैनहाउ चुप होता है। फिर वो कहता है, अंकल, क्या आपको पता है, आज से पहले मुझे क्रिसमस से सच में नफरत थी। इतना ही नहीं, पिछले वर्षों में तो मुझे इस दिन बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता था, लेकिन आज अचानक मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। भविष्य में तुम्हारे साथ रहने से सब कुछ पहले से अलग होगा। आज के दिन भी मैं हमेशा की तरह काम पर गया, दूसरों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मैंने क्रिसमस की सजावट के सामान से भरी एक दुकान का दौरा किया और मैंने एक क्रिसमस ट्री बनाया जो हमारा है। ये सभी मेरी नई क्रिसमस की यादें बनी। मैं अब कभी भी क्रिसमस अकेले नहीं बिताना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं हर क्रिसमस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सारी प्यार भरी बातें जैनहाउ मिस्टर सेन से कहता है। तो मिस्टर सेन ब्लश करते हुए जैनहाउ की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना हाथ दो। तो जैनहाउ कहता है,
आपको मेरे हाथ की ज़रूरत क्यों है? तो मिस्टर सेन इरिटेट होते हुए कहते हैं, यदि मैं तुमसे तुम्हारा हाथ मांगूं तो तुमको तुरंत मुझे अपना हाथ दे देना चाहिए। ये सुन के ज़ेनाओ मिस्टर सेन को अपना हाथ देते हुए कहता है ठीक है, और वो अपने हाथों की ओर देखने लगता है तो मिस्टर सेन उसके हाथों पे घड़ी को पहनाने लगते हैं और पहनाने के बाद कहते हैं ठीक है, अब इसे देखो। तो ज़ेनाओ उस घड़ी को देखते हुए कहता है, क्या ये वही गिफ्ट है जो आपने मेरे लिए खरीदा था? मुझे अचानक घड़ी क्यों दे रहे हैं? क्या आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे? ये सुन के मिस्टर सेन गुस्सा करते हुए और ब्लश करते हुए कहते हैं कि तुम बकवास करना नहीं छोड़ोगे, है ना? फिर वो अपना ब्लशिंग फेस छिपाते हुए कहते हैं, खांसते हुए क्या तुम्हारी घड़ी पिछली बार टूट नहीं गई थी? मुझे लगता है एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारे पास थोड़ी बेहतर घड़ी होनी चाहिए, लेकिन यह ज़्यादा ध्यान खींचने वाली नहीं होनी चाहिए। ये सुनते हुए ज़ेनाओ घड़ी की टाइमिंग सेट कर रहा होता है और मिस्टर सेन आगे ब्लश करते हुए कहते हैं, हालांकि ये क्रिसमस का गिफ्ट है, लेकिन तुम्हें साफ सफाई, खाना बनाकर और कपड़े धोकर मेरे एहसान चुकाना होगा। कोई आलस नहीं, कोई शिकायत नहीं और ना ही। तभी ज़ेनाओ मिस्टर सेन के चिक पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू। तो मिस्टर सेन तिरछी आंखें करके ज़ेनाओ की ओर देखते हुए कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, मुझे चुपके से किस करने की कोशिश मत करो। तो ज़ेनाओ ब्लश करते हुए कहता है, क्या आपको कुछ और कहना है? मैं इस बार आपके बीच में नहीं टोकूंगा। तो ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तो मैं तुमको अभी बता देता हूँ, आज से हर साल तुम्हारी क्रिसमस मेरे द्वारा पहले से ही बुक रहेगी। सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का हर एक दिन। ये कह के मिस्टर सेन ज़ेनाओ की आंखों में देख रहे होते हैं और ज़ेनाओ मिस्टर सेन की आंखों में देखते देखते इतना ज़्यादा ब्लश करने लगता है कि वो अपना चेहरा छिपाते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके कहता है, तो क्या तुम मुझे फिर से अपने प्यार का इजहार कर रहे हो? ज़ेनाओ का ऐसा रिएक्शन देख के मिस्टर सेन कहते हैं, क्या बड़ा कन्फेशन है, तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ये तो बस एक अनाउंसमेंट है, तो तुम्हारा जवाब क्या है? ये कह के मिस्टर सेन ब्लश करते हुए अपनी नज़रें फेर लेते हैं, फिर धीरे से ज़ेनाओ की ओर देखते हैं। तो ज़ेनाओ कहता है कि मेरा जवाब है कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, और मिस्टर सेन अपने ख्यालों में कहते हैं कि तुम इससे मना नहीं कर सकते हो। तभी मिस्टर सेन चौंक जाते हैं और ज़ेनाओ की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा? तो ज़ेनाओ कहता है, क्या गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गलत है। फिर वो अपने फ़ोन में दिखाते हुए कहता है, क्योंकि अब हम तो वीचैट पर दोस्त भी नहीं है। ये सुन के मिस्टर सेन एंग्री बिल्ली की तरह चिल्लाते हुए कहते हैं, डैम इट, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। तो ज़ेनाओ कहता है, यह मायने रखता है, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ हर दिन रहूँगा, लेकिन यह तभी संभव है जब हम वीचैट पर दोस्त बनेंगे। तो मिस्टर सेन ज़ेनाओ की फ़ोन की ओर लपकते हुए कहते हैं, तो फिर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी स्वीकार करो। मगर ज़ेनाओ मिस्टर सेन से दूर हटते हुए कहता है, मैं नहीं कर सकता, यूं ही लोगों को दोस्त नहीं बनाता। मगर मिस्टर सेन ज़ेनाओ का फ़ोन पाने के चक्कर में इधर उधर लपकते हुए कहते हैं, लेकिन मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मगर ज़ेनाओ मिस्टर सेन को चिढ़ाते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या तुम सच में इतने बेताब होकर मेरी दोस्त बनना चाहते हो? मुझे सोचने भी तो दो कुछ। मगर मिस्टर सेन इरिटेट होते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या सोचना है? क्या तुम्हें सोचने की अभी भी ज़रूरत है? मुझे अपना फ़ोन दो। तो ज़ेनाओ कहता है कि अगर आप इसे पा सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। तो मिस्टर सेन ज़ेनाओ का फ़ोन लेने के लिए उससे उसके हाथों की ओर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम इसे थोड़ा सा नीचे नहीं कर सकते हो? तो ज़ेनाओ अपना हाथ और भी ज़्यादा ऊपर करते हुए कहता है कि शायद मैं समझौता कर सकता हूँ, और अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे बस एक किस चाहिए, फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लूँगा। ये सुन के मिस्टर सेन ज़ेनाओ की ओर देखते हैं और आगे बढ़ के ज़ेनाओ को किस कर लेते हैं। फिर ज़ेनाओ भी मिस्टर सेन को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं और
किस करने के बाद जैन हाउ कहता है मैं तो बात कर रहा हूँ ना, तो चुपके से मुझे किस करने की कोशिश मत करो। मगर मिस्टर सन पीछे से जैन हाउ से फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं क्या आपको कुछ और कहना है? वैसे भी कुछ कहना बेकार है क्योंकि हम पहले से ही वीचैट फ्रेंड्स हैं। ये कह के मिस्टर सन मुस्कुराते हुए जैन हाउ की ओर देख रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं। फिर जैन हाउ और मिस्टर सन एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं और फिर एक दूसरे को फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। और ये सारा नज़ारा ये चारों लंगूर देख रहे होते हैं। उनमें से गाओजिन कहता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़ारा है। जैन के ने तो उसके ज़ेनान की आंखें बंद कर दी होती हैं, तो वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और इधर क्यों क्यों भी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये चारों के चारों विंडो से, चारों नहीं पांचों विंडो से मिस्टर ज़ेन और जैन हाउ को देख रहे होते हैं। तभी फू आते हुए कहती है कि क्या आप बाथरूम ढूंढ रहे हैं? यह सामने की तरफ है, रुको तुम लोग क्या देख रहे हो? ये कहते हुए फू उन लोगों की ओर आती है तो वो भी खिड़की से देख लेती है मिस्टर सन और जैन हाउ को। फिर वो कहती है चिल्लाती हुए डैड और जैन हाउ आप दोनों ये कर क्या रहे हो? घर में अभी भी मेहमान हैं। फिर क्या मिस्टर सन उन चारों को देख जाते हैं और उन लोगों को अपने घर से भगाने की फिराक में लग जाते हैं कि तुम लोग मेरे घर में कर क्या रहे हो? आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? तुम लोग इधर उधर झांक क्यों रहे हो? और तुम फ्रेड सिगरेट क्यों पी रहे हो? अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। और सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और जैन हाउ मिस्टर सन को रोक रहा होता है कि अंकल मत कीजिए ऐसा कुछ, वो सभी मेहमान हैं। ऐसे ही हंसी और खुशी के साथ मुख्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बचे हैं जो कि है गाओजिन और जेनके का और बाकी सभी किरदारों का। आप लोग ज़रूर एंजॉय करने के लिए बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, हो सकता है कि मैं अपने पेपर के बाद ही न्यू चैप्टर्स अपलोड करूँ।